सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम डैम श्योर कि अगर तुमने ये चीज़ें फॉलो कर लिया तो पीएसयू के इंटरव्यू में तुमको कोई रिजेक्ट करने वाला नहीं है। हाय एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयू सो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोना फॉर यू, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में बाहर हो गए सो भले ही आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 है तो फाइनली आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे। सो इन पीएसयू इंटरव्यू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो 85% वेटेज होता है वो गेट स्कोर का होता है और जो रिमेनिंग 15% वेटेज होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो हाय, माई सेल्फ अरविंद, आई एम अ कॉर्पोरेट एचआर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो तुमको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू या जीडी, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़रूर बोलनी चाहिए। सो अब सबसे पहले बात करते हैं कि हायरिंग प्रोसेस ऑफ पीएसयू। सो जनरली जो पीएसयूज़ की हायरिंग होती है 2 वे होती है कि फर्स्ट गेट एग्जामिनेशन के थ्रू हायरिंग करते हैं। सेकेंड, अगर आप प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी एनआईटी इस तरह के कॉलेजों में हैं तो वहाँ पे आपकी हायरिंग होती है थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट। जो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है वो जनरली 5 स्टेजेज में होती है। कुछ स्टेजेज में वेरिफिकेशन होता है, देन 2 टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन नहीं होता आपका। और जो फर्स्ट लेवल 1 इंटरव्यू होता है वो टेक्निकल होता है, जो सेकेंड होता है वो एचआर से रिलेटेड होता है। ये तो रहा आपका हायरिंग प्रोसेस ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट। और जो गेट के थ्रू आप जाते हैं उसमें सबसे पहले आपको अच्छी रैंक ही लाना पड़ेगा। देन इसके बाद वो आपको जीडी वहाँ पे होता है। जीडी इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इंटरव्यू 3 स्टेप बोल सकते हो इसमें। एंड देन इसके बाद अगर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा जो हुआ था, सबसे पहले वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के बाद वो लोग एक आपको पीपीटी वगैरह दिखाएंगे। वो लोग थोड़ा दिखाते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, किस किस सेक्टर में उनके डिपार्टमेंट हैं, क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या नेटवर्क है। तो जनरली आपको ये पता हो, बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि जिस कंपनी के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ के जाना चाहिए। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ, तो सब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है इंटरव्यू के लिए। सो जो वेरिफिकेशन होता है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट उसमें हो जाते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू, तो अगर आप शॉर्ट लिस्ट हैं तो आप लेवल 1 इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए। तो जब मुझे लेवल 1 के लिए उन्होंने बुलाया तो अराउंड मेरा 45 मिनट तक चला। सो लेवल 1 पे वो लोग पैनल में 5 लोग बैठे रहते हैं, मेरे में बैठे थे और मैं था। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा कि इंट्रोडक्शन सेम। तो इंट्रोड्यूस मैंने उसको किया, और मैंने इंट्रोड्यूस इस तरह किया कि आई एम वेरी हंग्री, कि मुझे पीएसयू ही चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी नहीं चाहती ना कि तुम बीच में छोड़ के उसको चले जाओ। वो नहीं चाहती कि तुम हायर स्टडी की ओर अलाइन हो। तो पीएसयू में जनरली तुमको ऐसा नहीं बोलना कि मैं कुछ टाइम के बाद हायर स्टडी के लिए चला जाऊँगा, अदरवाइज वहीं से तुम रिजेक्ट हो जाओगे। सो ऐसा तुमको वहाँ पर शो करना है कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है कि आप पीएसयू को या हायर स्टडी कर सकें। सो मैंने उनको ऐसे ही बोला। एंड इसके बाद वो जो कोर इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों ही पीएसयू में आना चाहते हो। यहाँ पे तो बेसिकली मेरी ब्रांच तो सिविल इंजीनियरिंग थी, तो वो बोले कि सिविल इंजीनियरिंग का तो कोई रोल नहीं पीएसयू में, तुम क्यों आना चाहते हो। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके बारे में रिसर्च किया था कि सिविल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सिविल की रिक्वायरमेंट होती है, ईएनपी प्रोजेक्ट होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। सिमिलरली अगर मैकेनिकल या सिविल आप केमिकल्स हैं तो रिफाइनरी ऑपरेशन जैसे इंस्पेक्शन वगैरह होता है, ये सब चीज़ तुम पढ़ के जाना। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, देखो ये ऑयल एंड गैस कंपनीज होती हैं, तो यहाँ पे जो फ्लो होता है, गैस का फ्लो या लिक्विड फ्लो, यहाँ पे डीजल पेट्रोल ही होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ना फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा अच्छी आनी चाहिए, लाइक कि वाटर कैसे फ्लो होता है, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, पास्कल नियम क्या होता है, ये थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। मतलब थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग है ना, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपकी ब्रांच में। तो आपको रैंडम मत कुछ भी नहीं बोल देना है कि मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ये है, क्योंकि मेरे ब्रांच में कुछ लोगों ने बोला इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए वो हायरिंग नहीं कर रहे थे उस टाइम। तो अगर तुमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बोल दिया, भले ही तुम्हारी अच्छी डिमांड है, तो उनको रिजेक्ट कर दिए थे।
तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और वो चीज़ तुम सपोज तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो ना, तो मैकेनिकल इंजीनियर में ये चीज़ देखना कि मैकेनिकल इंजीनियर में कौन सी ऐसी ब्रांच है जो PSUs में सबसे ज़्यादा उसका यूज होता है। तो इसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है कि जो आप फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट एक होता है तो उसके बारे में आपको वो एक सीट देते हैं, उसमें नंबर आप क्वेश्चन लिखे रहते हैं कि आपने क्या क्या, कितना प्रोग्रेस हुआ आपके प्रोजेक्ट में, आप किसके बारे में कर रहे हैं। तो विद इन 5 मिनट आपको लिखना पड़ता है। लेवल 2 के लिए अगर तुम्हारा लेवल 1 क्रॉस हुआ तो रैंडम आपको कॉल करेंगे लेवल 2 के लिए। सो लेवल 2 जो होता है वो ये 4 होता है। ये कि भाई सबसे पहले जो मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 4 साल आपने इंजीनियरिंग में क्या सीखा। तो यहाँ पे अगर तुम बोल दोगे ना कि मैंने 4 साल में पढ़ाई किया वो किया, तो नहीं तुमको लेने वाले, क्योंकि वो चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी तुमने कॉलेज में कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो मैंने उनको बताया, तो अल्टीमेटली उनको क्या जानना था कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आपने कितनी सीखी, आपने क्या इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, अगर इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें व्हाट वाज योर स्पेसिफिक रोल। तो वो डिटेल्स में घुस के उन्होंने मुझसे पूछा। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कंप्लीटली अपने रिज्यूमे या जो जहीं भी गेट के थ्रू भी जा रहे हो तो अपने उसमें पूरा पढ़ाई के बारे में ही तुम बताओ। और मेक श्योर जो PSU में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है। तो वो चाहते हैं बच्चे के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन या आंसर करे तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस के साथ वो आंसर दे। ऐसा नहीं कि उसको सुकड़ा हुआ बैठा है कुछ भी रैंडम बोल रहा है। वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो 2 मेंबर इधर पैनल में बैठे रहें, 2 इधर, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करेंगे। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लोग ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल में पूछ रहे थे कि अगर तुमको आता है तो आंसर देना, अगर वो आज नहीं आता तो आंसर मत देना। तो तुमको डराएंगे बट तुमको वहाँ से भटकना नहीं है, तुमको आंसर करना है विथ कॉन्फिडेंस के साथ। वहाँ पे अगर तुम यार करेक्ट भी आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, अगर कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो ना, बहुत मैटर। अब बात करते हैं GD। जो गेट के थ्रू अगर आप जाते हो तो वहाँ पे GD होता है। GD में यार देखो यार, वो लोग ग्रुप में बच्चों को बैठाते हैं और ग्रुप में वो लोग बैठे रहते हैं। वो सबसे पहले आपको एक टॉपिक देते हैं, इस पे आप लोगों को डिसाइड करना है और इस पे आपको बोलना है। इसलिए GD में एटलीस्ट आपको बोलना चाहिए। और GD में इतना भी नहीं तुमको बोलना है ना कि दूसरे वालों को टाइम ना दो बोलने के लिए। किसी ने बोला था एक GD में कि लेट मी कंप्लीट द, उसको रिजेक्ट कर दिया। सो ऐसा कभी नहीं बोलना है। अगर तुमने कंप्लीट कर लिया छोटा सा वर्ड, उसको दूसरे वालों को ज़रूर तुमको टाइम देना है बोलने के लिए। ऐसे तुम्हारे लिए ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ, नाम ही ग्रुप डिस्कशन, सबके लिए बोलने के लिए। उनको वहाँ पे जस्ट चेक करना है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, तुम अच्छा बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो। दैट्स इट। सो आई होप द वीडियो वॉज सपोर्टिव। सो यदि आपको कुछ भी PSUs के रिगार्डिंग डाउट हो, यू कैन आस्क।